नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 9th के ज्योग्राफी के नोट्स को डिस्कस करेंगे और ये जो नोट्स होंगे ये चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन, जो कि पहला चैप्टर है ज्योग्राफी का। कोई भी चीज़ इसमें ऐसी नहीं होगी जो छूट जाए। हालांकि थोड़ा सा हो सकता है वीडियो जरूर बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपका सारा कॉन्सेप्ट जो है इस चैप्टर से रिलेटेड वो यहाँ पर जरूर क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पर क्या कही गई है, इंडिया इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन दी वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में अगर देखेंगे तो कई सारी सिविलाइजेशंस हैं, जिसमें इंडिया भी एक बहुत ही पुरानी सिविलाइजेशन है। आप जानते होंगे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदाड़ो हो गया, ठीक है, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। क्या कहता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, ये भी पता होगा कि इंडिया जो है 7वीं सबसे बड़ी कंट्री है, ठीक है, लाइंग इंटायरली इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो हम लोग जैसे मान लीजिए अर्थ देखा जाए तो अर्थ के यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ से इक्वेटर पास होती है। अब इक्वेटर जो पास हो रही है, इसके ऊपर जो भी चीजें हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है, और इसके जो साउथ में है वो सदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। तो भारत जो है वो किस हेमिस्फीयर में आता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। तो यहाँ पर ये चीज बताई गई है। मेन लैंड, अभी जो मेन लैंड है, मेन लैंड का मतलब ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, जो नक्शा पूरा एक मैप बना हुआ है, इसी को मेन लैंड कह सकते हैं। इसकी अगर लैटिट्यूड देखी जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से स्टार्ट होती है, ठीक है। अब 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ कहाँ पर है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो साउथ मोस्ट पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, ये क्या है? तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से हम लोग का एक्सटेंशन स्टार्ट होता है, हम लोग के मतलब ये कह सकते हैं कंट्री का। और अगर नॉर्थ में देखें तो नॉर्थ में कहाँ तक एक्सटेंड होता है? तो 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ तक, ठीक है। तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक वो एक्सटेंड होता है। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक गया? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक गया। अब ये नॉर्थ कहाँ से ले रहे हैं? तो अभी हमने आपको बताया था नॉर्थ लेते हैं इक्वेटर से, ठीक है। तो इक्वेटर के ऊपर कहाँ से स्टार्ट हुआ है? डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से, और कहाँ तक गया है? तो 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ तक गया है। लॉन्गिट्यूड जो होती है वो ऐसी, मतलब इस तरीके से जो लाइंस होती हैं इसको, मतलब ये अगर देखेंगे ये लैटिट्यूड्स होती हैं, और अगर ऐसे देखा जाए सीधी सीधी जो लाइंस होती है इस तरीके से, ये क्या होती है? लॉन्गिट्यूड्स होती हैं, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड्स कहाँ से कहाँ तक है? तो लॉन्गिट्यूड्स अब देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब अगर वेस्ट देखा जाए तो वेस्ट मोस्ट जो लॉन्गिट्यूड है वो कहाँ पर है? तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, याद रखिएगा ये कहाँ से नाप, ये कहाँ से देखा आ रहा है? तो इसका जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो ग्रीनविच है, ठीक है, GMT होता है। वहां से अगर आप देखेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट पे है, ठीक है। तो मान लीजिए GMT, मान लीजिए ये GMT लाइन है, तो यहाँ से 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट पे है। और अगर आप ईस्ट वेस्ट देखेंगे, सबसे कोने वाला जो आपको ईस्ट मोस्ट पोर्शन दिखाई पड़ रहा है जो अरुणाचल प्रदेश में है, वो कितने डिग्री ईस्ट पे है? तो 97 डिग्री 25 डिग्री ईस्ट पे है वो, ठीक है। और ये दोनों जो पोजीशंस दी गई हैं, दोनों जो लोकेशन दी गई, कहाँ से दी गई हैं? तो ग्रीनविच मीन टाइम मतलब GMT से दी गई हैं, जिसको 0 डिग्री बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सी लाइन है? तो आपको यहाँ दिखाई पड़ रही होगी बहुत पतली सी, बहुत हल्की सी लाइन यहाँ बनी हुई है, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा गया है, ठीक है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का अगर आपसे लोकेशन पूछा जाए, या ये कह सकते हैं कोऑर्डिनेट्स पूछे जाए, तो 20.5 या 20 डिग्री 30 मिनट्स क्या होती है? नॉर्थ होती है, ठीक है। साउथ में होता तो वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो जाता, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर उसकी लोकेशन दी गई 23 डिग्री 30 मिनट्स जो नॉर्थ है, वो डिवाइड करती है हम लोग की कंट्री को। अभी जो लाइन दिखाई पड़ रही है आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हम लोग की कंट्री को मेनली 2 इक्वल पार्ट्स में, अप्रोक्सीमेट 2 इक्वल पार्ट्स में उसमें क्या करती है? डिवाइड करती है। साउथ ईस्ट में और साउथ वेस्ट में देखेंगे तो हमारे पास कुछ आइलैंड्स देखने को मिलेंगे। अब जैसे साउथ ईस्ट किधर होगा तो आपको बता देते हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इधर देखेंगे ईस्ट है, और ये जो पोर्शन है आपका वेस्ट है। तो साउथ ईस्ट किधर हो जाएगा? तो ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगी, और ये जो डायरेक्शन हो जाएगी ये साउथ वेस्ट हो जाएगी। ये डायरेक्शन कौन सी होती है? नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी। और इस तरफ देखेंगे तो क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। अब यहाँ क्या कहा गया है कि हम लोग के पास जो मेन लैंड है, तो मेन लैंड में कुछ आइलैंड्स भी यहाँ पर साइड में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो साउथ ईस्ट का मतलब किधर की ओर? तो ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई पड़ रहा है साउथ और ईस्ट, तो इधर क्या दिखाई पड़ रहा है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। और अगर साउथ वेस्ट में देखें तो कौन से आइलैंड दिखाई पड़ रहा है? लक्षद्वीप दिखाई पड़ रहे हैं। लक्षद्वीप हम लोग के मेन लैंड से पास में है, लेकिन अंडमान निकोबार देखेंगे तो बहुत दूर है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या बात कही गई, अच्छा ये भी पता होना चाहिए
कि ये जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है ये कहाँ पर है, तो ये बे ऑफ बंगाल में लाई करते हैं, और जो लक्षद्वीप है ये कहाँ लाई करते हैं, ये अरेबियन सी में लाई करते हैं। ठीक है, सदर्न मोस्ट पॉइंट भारत का अगर सबसे नीचे वाला पॉइंट देखा जाए तो ये पॉइंट भारत का सबसे सदर्न मोस्ट नहीं है। अगर मान लीजिए पूछा था कि मेन लैंड का, ठीक है, भारत में जो मेन लैंड है, मेन लैंड का बताया था ये जो नक्शा बना हुआ है भारत का, तो इसमें जो मेन लैंड है उसका सदर्न मोस्ट पॉइंट पूछते तो ये कन्याकुमारी होता। क्या होता? कन्याकुमारी होता, जो कि यहाँ पर है तमिलनाडु में, बिल्कुल नीचे वाला पॉइंट है। लेकिन अगर पूरे भारत का सदर्न मोस्ट पॉइंट पूछा जाएगा तो ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ही एक पॉइंट पड़ता है जिसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। कौन सा पॉइंट है? इंदिरा पॉइंट है। इसकी लोकेशन क्या है? 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ है। ठीक है, और अगर आप देखेंगे तो ये डूब गया था जब 2004 की सुनामी आई थी, तो ये पॉइंट क्या हो गया था? डूब भी गया था। नेक्स्ट पे आते हैं, देखिए अगला टॉपिक जो है वो साइज के बारे में बता रहा है कि भारत का साइज क्या है। तो भारत भी देखा था बहुत बड़ी कंट्री है। इसका अगर आप लैंड मास देखेंगे, मतलब जो लैंड का एरिया है वो टोटल एरिया कितना है, तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे कंपटीशन में सीधे सीधे आपको ये नंबर दे दिया जाएगा और 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, पूछा जाएगा कौन सा नंबर सही है, लैंड मास जो भारत का एरिया है उसमें कौन सा एरिया इसमें भारत का सही है। जैसे ऑप्शन देंगे 2.28, ठीक है, 1.28, 3.28, तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर याद रखिएगा। ठीक है, इंडियाज टोटल एरिया अकाउंट फॉर 2.4% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब क्या हुआ, तो पूरे विश्व का अगर देखा जाए तो टोटल एरिया कितना है भारत में? 2.4%। सोचिए पूरा विश्व अगर 100 स्क्वायर किलोमीटर का है मान लीजिए, ठीक है, अगर पूरा मान लीजिए सारी कंट्री मिला दी जाए, सारी कंट्री के लैंड मिला दिए जाए, ठीक है, तो ठीक है, तो वर्ल्ड का मेनली अगर पूरा एरिया मिला दिया जाए तो मान लेते हैं वो 100 किलोमीटर स्क्वायर होता है। तो भारत अगर देखेंगे तो केवल 2.4 किलोमीटर स्क्वायर में ही आपको देखने को मिलेगा। मतलब भारत का प्रोपोर्शन अगर देखा जाए तो वर्ल्ड के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, इंडिया जो है वो कौन से नंबर की सबसे लार्जेस्ट कंट्री है, तो 7वें नंबर की सबसे लार्जेस्ट कंट्री है। अच्छा, आपको कम से कम 1 या 2 तो पता ही होना चाहिए सबसे बड़ी कंट्रीज कौन सी हैं। तो चलिए पहली जो कंट्री सबसे बड़ी है वो मैं बता देता हूँ, रशिया जो है वो फर्स्ट पे, मतलब सबसे बड़ी कंट्री में कौन आता है? रशिया आता है। बाकी कंट्रीज आप लोग अगर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। छठी जो नंबर पे कंट्री है वो कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया है। फिर 7वें पे कौन है? इंडिया है। ठीक है, इस तरीके से मतलब और भी बहुत सारी कंट्रीज है जो आपको पता होनी चाहिए। तो लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है? मतलब रशिया है, और 7th लार्जेस्ट कौन सी है? इंडिया है। इंडिया की अगर लैंड बाउंड्री देखी जाए तो लैंड बाउंड्री जो इंडिया की है वो 15,200 किलोमीटर की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लैंड बाउंड्री क्या होती है तो आपको दिखा देते हैं। ये जो आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है, ये जो पूरी बाउंड्री दिखाई पड़ रही है इस तरीके से, ये पूरी पूरी बाउंड्री जो है इसी को कहते हैं लैंड बाउंड्री। और ये लैंड बाउंड्री कितनी है? 15,200 किलोमीटर की है। ठीक है, अब अगर कोस्टल बाउंड्री, कोस्ट लाइन की अगर बात करी जाए, और कोस्ट लाइन में हम लोग अगर अंडमान एंड निकोबार को भी इंक्लूड कर दें, टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार, मतलब हम लोग अगर अंडमान एंड निकोबार को, लक्षद्वीप को, दोनों को अगर इंक्लूड कर दें तो भारत की जो कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन का मतलब क्या होता है इसको भी समझ लीजिए। कोस्ट लाइन का मतलब होता है ये जो आपको लाइन दिखाई पड़ रही है, जो मतलब एक बॉर्डर कह सकते हैं, हमारे लैंड का बॉर्डर जो ओशन या सी के साथ जो टच होता है उसी को क्या कहते हैं? कोस्ट लाइन कहते हैं। तो ये कोस्ट लाइन आपको दिखाई पड़ रही है, ये वेस्ट में दिखाई पड़ रही है, यहाँ अंडमान एंड निकोबार में दिखाई पड़ती है, यहाँ लक्षद्वीप में दिखाई पड़ती है। तो अगर सारी कोस्ट लाइन को मिला दिया जाए तो टोटल कोस्ट लाइन की जो लेंथ होती है वो 7516.6 किलोमीटर की होती है। ठीक है, इसके बाद कहा गया है इंडिया इज बाउंडेड बाय यंग फोल्ड माउंटेन्स इन दी नॉर्थ वेस्ट। अब अगर नॉर्थ वेस्ट देखा जाए, नॉर्थ वेस्ट कहाँ पर है? तो नॉर्थ वेस्ट अभी हमने आपको बताया था, ये जो पूरा आपको पोर्शन दिखाई पड़ रहा है भारत का, ये नॉर्थ हो जाएगा। तो ये पूरा जो पोर्शन है क्या है? मतलब ये जो पूरा पोर्शन है, ठीक है, ये पूरा पोर्शन है, ये सबका सब जो है किससे घिरा हुआ है? तो यंग फोल्ड माउंटेन से घिरा हुआ है। तो नॉर्थ में जितने भी हिमालयाज हैं, ठीक है, सीधे सीधे आप ये याद करिए, जो हिमालयाज जितने भी हैं यहाँ पर, ठीक है, ये सब क्या है? तो ये सब यंग फोल्ड माउंटेन्स है। कैसे माउंटेन्स हैं? यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं ये। ठीक है, तो नॉर्थ में भी अगर आप देखेंगे तो यंग फोल्ड माउंटेन्स दिखेंगे, नॉर्थ वेस्ट में भी दिखेंगे और नॉर्थ ईस्ट में भी दिखेंगे। ठीक है, अब यही अगर आप यंग फोल्ड माउंटेन्स को, हिमालयाज को देखते हैं तो ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, सबसे इधर जो है वो आपको देखने को मिलता है, तो ये वेस्टर्न हिमालयाज हो जाता है, मेनली कश्मीर हिमालयाज इसमें आ जाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर नेपाल हिमालयाज देखने को मिलेगा, और जो इधर की ओर पड़ता है ये आपका पूर्वांचल हिमालयाज है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है, ये हम लोग अगले चैप्टर में मेनली पढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं क्या क्या बातें यहाँ कही गई हैं। साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगेन्स टू टेपर। अब देखिए टेपर मतलब होता है, यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरीके से,
क्या हो रहा है, 22 डिग्री के आसपास यहाँ पर टेपर, मतलब इस तरीके से जो वी शेप बनता है तो इसको टेपर कहते हैं। जो पेनिनसुला है भारत का, ठीक है, ये जो पेनिनसुला बन रहा है ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अप्रोक्सीमेटली 22 डिग्री से यहाँ से कहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो वही बात यहाँ पर कही गई है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्या क्या बातें इसमें और कही गई हैं। तो एक्सटेंड्स टुवर्ड द इंडियन ओशन, तो इंडियन ओशन की तरफ, एक तरफ इंडियन ओशन है और दूसरी तरफ क्या है, अरेबियन सी है, ठीक है। इंडियन ओशन किधर पड़ रहा था, जैसे मान लीजिए ये हमारा पेनिनसुला है, तो इंडियन ओशन अगर आप देखेंगे तो इधर इंडियन ओशन पड़ता है, और मतलब इधर तो बे ऑफ बंगाल पड़ता है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल। नीचे आप देखेंगे तो इंडियन ओशन पड़ता है, इधर आप देखेंगे तो क्या पड़ता है, अरेबियन सी पड़ता है, ठीक है। तो इन अरेबियन सी ऑन द वेस्ट, बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट, तो इंडियन ओशन नीचे हो गया, बे ऑफ बंगाल ईस्ट पे हो गया, और वेस्ट पे क्या हो जाएगा, अरेबियन सी हो जाएगा। लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट अगर देखा जाए, लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए ये हमारा भारत है, ठीक है, कुछ इस तरीके से बना देते हैं, मतलब एक ऐसा फिगर है जो कहीं ना कहीं सही तो नहीं, लेकिन फिर भी कह सकते हैं ठीक है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या होगा और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या होगा, तो यहाँ से मतलब बिल्कुल ईस्टर्न मोस्ट जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, वहां से ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट तक की जो दूरी है वो कितनी है, मतलब किलोमीटर में ना देख के हम लोग डिग्रीज में देखते हैं, तो वो 30 डिग्री है। इसी तरीके से नॉर्थ से साउथ तक अगर हम आते हैं तो अप्रोक्सीमेटली जो डिग्री में दूरी है वो कितनी है, 30 डिग्री है। वही बात यहाँ पर बताई गई है। देखने में क्या लगता है, देखने में ये लगता है कि जो ईस्ट से, जो वेस्ट से ईस्ट तक की दूरी है, ये ज्यादा लगती है एज कम्पेयर टू नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ, ठीक है। ऐसा लगता है कि ये वाली लाइन छोटी है और ये वाली लाइन बड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों की दोनों बराबर की लाइन है अप्रोक्सीमेट, ठीक है। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करी जाए, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको पता होगा बिल्कुल इधर ये जो मतलब स्टेट दिखाई पड़ रहा है ये गुजरात है, ये हमारा वेस्टर्न मोस्ट स्टेट हो गया, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ईस्टर्न मोस्ट स्टेट हमारा कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। दोनों के बीच में जो टाइम लैग है वो कितने का है, 2 घंटे का है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो टाइम हो रहा होगा वो, और यहाँ पर जो टाइम हो रहा होगा वो, दोनों में 2 घंटे का डिफरेंस होगा, ठीक है। और आपको एक चीज ये पता होनी चाहिए, जैसे जैसे हम राइट की तरफ जाते हैं, ठीक है, जैसे जैसे हम राइट की तरफ जाते हैं टाइम क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ अगर 5 बज रहा है सुबह का, ठीक है, तो अगर आप अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे तो कितना बज रहा होगा, 7 बज रहा होगा सुबह का, मतलब 7 बजे के बराबर का वहां पे सवेरा हो गया होगा। हालांकि भारत में अगर देखेंगे तो हर जगह एक ही टाइम जोन माना जाता है, ठीक है, और उस टाइम जोन को क्या कहते हैं, तो स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं, ठीक है। और वो जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो कितने डिग्री पे है, तो 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट पे। आपको दिखा देते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन कहाँ पर है। स्टैंडर्ड मेरिडियन है जो आपको पिंक कलर की लाइन दिखाई पड़ रही होगी, इसी को स्टैंडर्ड मेरिडियन कहा जाता है। जो लाइन दिख रही है इसी को स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं, कि हम लोग ने पूरे भारत का टाइम किसके हिसाब से मान लिया गया है, तो बिल्कुल बीचों बीच से जो लाइन गुजर रही है उससे हम लोग ने क्या मान लिया है कि भारत का जो टाइम होगा वो जो इस लाइन पे जो टाइम होगा उसी के हिसाब से हम लोग भारत का टाइम मानेंगे। और ये जो लाइन है इसी को स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं। और इसकी अगर पूछा जाए कितनी डिग्री ईस्ट पे है, तो 82.5 डिग्री ईस्ट पे है, या 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ये अभी बताया था ईस्ट और वेस्ट कैसे देखते हैं, आप लोग ने 6th क्लास में पढ़ा होगा, उसमें ये चीज बताई जाती है। इसके बाद देखिए क्या कहा गया है, ये जो मतलब ये जो लाइन आपको दिखाई पड़ रही में कहाँ से पास होती है, पास तो कई सारे स्टेट से होती है, लेकिन मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश में एक मिर्जापुर है, वहां से भी ये लाइन पास होती है, और इसी को स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है पूरे कंट्री का, ठीक है। इसके बाद आते हैं इंडिया और वर्ल्ड से रिलेटेड थोड़ी सी बात कही गई है, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या कहा गया है, इंडियन लैंडमास है सेंट्रल लोकेशन। अब देखिए सेंटर में बिल्कुल पड़ता है इंडियन लैंडमास, अगर इंडिया देखेंगे बिल्कुल सेंटर में पड़ता है। किसके सेंटर पड़ता है, तो ईस्ट और वेस्ट एशिया के, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये पूरा एशिया है, तो इंडिया अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल सेंटर पे पड़ता है। इधर आप देखेंगे ईस्ट एशिया हो जाएगा, इधर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, वेस्ट एशिया हो जाएगा। इंडिया साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट, तो एशिया कॉन्टिनेंट में बिल्कुल साउथ में पड़ता है, ये भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। ट्रांस इंडियन रूट्स विच कनेक्ट्स द कंट्री। अब देखिए ट्रांस इंडियन रूट, इंडियन ओशन रूट्स का मतलब क्या है कि इंडियन ओशन से बाहर की ओर जो रूट्स कनेक्ट करते हैं। ट्रांस का मतलब होता है बाहर, ठीक है, मतलब जैसे ट्रांस गोमती होता है, जैसे ट्रांस मतलब होता है बाहर, तो इंडियन ओशन से आप देखेंगे तो और भी कंट्रीज हैं जो भारत से कनेक्ट हो जाती हैं, तो इंडियन ओशन से दूसरे ओशन के थ्रू, तो वो है जैसे यूरोप से इंडिया का कनेक्शन है, ठीक है। इसके साथ ही साथ देखेंगे ईस्ट एशिया के साथ कनेक्शन है, और कहीं ना कहीं ये जो भारत की लोकेशन है वो एक बहुत स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस है, ये कह सकते हैं जो लोकेशन भारत के पास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है भारत के लिए,
ठीक है। इसके बाद देखिए क्या कहा गया, डेक्कन पेनिनसुला की बात कही गई है कि डेक्कन पेनिनसुला, आप देखिए पेनिनसुला बताया था अभी आपको, जो नीचे वाला पोर्शन दिखाई पड़ता है वी शेप का, यही पेनिनसुला है। प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशन, तो ये कहाँ तक है, तो इंडियन ओशन तक है। दस हेल्पिंग इंडिया टू एस्टैब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विद वेस्ट एशिया। अब देखिए क्योंकि अगर आप देखेंगे भारत की कोस्टलाइन बहुत बड़ी है और साथ ही साथ इंडियन ओशन यहाँ पर है, उसकी वजह से क्या होता है, वेस्ट एशिया जो हमारा है उससे संपर्क बनाना आसान हो जाता है, अफ्रीका तक जाना आसान हो जाता है, यहाँ तक कि यूरोप तक अगर जाना है तो सुएज कनाल के थ्रू आसानी से जाया जा सकता है। ठीक है। और साथ ही साथ देखा जाए वेस्ट कोस्ट एंड विद सदर्न साउथ ईस्ट, अगर नीचे जाना है साउथ ईस्ट में जाना है, बहुत सारी कंट्रीज इंपॉर्टेंट है, सिंगापुर, इंडोनेशिया, तो वहां तक भी जाना आसान हो जाता है। ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट, तो इस तरीके से बहुत सारी कॉन्टिनेंट्स हैं, बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां तक जाना भारत के लिए आरामदायक हो जाता है, आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि भारत की कोस्ट लाइन बहुत लंबी है और कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट कोस्ट लाइन भारत के पास है। इसके बाद देखिए क्या कहा गया, नो अदर कंट्री हैज लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन में अगर देखेंगे तो इंडियन ओशन में सबसे बड़ी कोस्ट लाइन जिस कंट्री की है वो है इंडिया। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो क्या है कि इकलौता केवल ओशन यही है जिसका नाम किस पे पड़ा है, एक कंट्री के नाम पे पड़ा है। बाकी आप देखेंगे कोई भी ओशन है, जैसे पैसिफिक हो गया, अटलांटिक हो गया, आर्कटिक हो गया, सदर्न ओशन हो गया, तो ये पास से आप समझ सकते हैं, पास जो है वो कहीं ना कहीं ओशन के नाम है। ठीक है। तो ये पैसिफिक है, अटलांटिक है, आर्कटिक है और ये सदर्न ओशन है, और इसके बाद अपना इंडियन ओशन है। ठीक है। तो पासी आप कह सकते हैं या पास कह सकते हैं, आई बाद में जोड़ दीजिए। ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट ओशंस हैं, और केवल एक ही ओशन आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम एक कंट्री के नाम पे, और वो कौन सा ओशन है, इंडियन ओशन है। ठीक है। इसके बाद आपसे एक और बात देखिए, बात बताई गई भी, हमने सुएज कैनाल का हालांकि नाम लिया भी था। तो जो सुएज कैनाल है, ठीक है, वो कब ओपन हुआ, 1869 में ओपन हुआ। एक चीज याद रखिएगा, ये कौन इसको कंट्रोल करता है, तो इजिप्ट इसको कंट्रोल करता है। ठीक है। इंडिया डिस्टेंस फ्रॉम द यूरोप, अब देखिए इंडिया की जो डिस्टेंस है, मतलब पहले जब यूरोप तक जाना होता था भारत के लोगों को, तो क्या होता था, केप ऑफ गुड होप से बहुत लंबा रास्ता लेके जाना पड़ता था। अब क्या है, अब बहुत आसानी से, मतलब ये कह सकते हैं कि जो जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसको मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट कहें या मतलब बिल्कुल ईस्ट में अगर आप देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट में जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, वहां से आसानी से कट करके यूरोप पहुंचा जा सकता है। ठीक है। तो सुएज कैनाल ने कहीं ना कहीं रूट को बहुत छोटा कर दिया है, यूरोप तक पहुंचने का रूट। और कितना छोटा किया है, 7,000 किलोमीटर, सोचिए रास्ता जो है वो छोटा हो गया है। ठीक है। इसके बाद आते हैं, इसके बाद देखिए क्या कहा गया है, तो इंडियाज कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू एजेस। अब देखिए भारत के जो कॉन्टैक्ट्स वर्ल्ड के साथ रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि आज स्टार्ट हुए हैं, आज से 100 साल पहले स्टार्ट हुए, बहुत पहले से ही अगर देखेंगे तो भारत में जो ट्रेड होता था, बहुत सारी चीजें आती थी, बहुत सारी चीजें जाती थी, तो ये बहुत पहले से चलता आ रहा है। ठीक है। तो यही कहा गया, मच ओल्डर रिलेशनशिप्स रही हैं, और मेनली मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स जो थे वो तो देर में आए, लेकिन पहले क्या होता था कि लैंड रूट्स के थ्रू मेनली कॉन्टैक्ट्स बनाए जाते थे। अब आप देखेंगे तो मैरी टाइम कॉन्टैक्ट्स जो है वो ज़्यादा आसान हो गया है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अफोर्डेबल होता है, बहुत भारी से भारी सामान लेके जाया जा सकता है कम पैसे में। लेकिन जो लैंड रूट्स है उसमें कई सारी बाउंड्रीज पड़ जाती हैं, कुछ हमारे ऐसे नेबर्स हैं जो भारत को नहीं चाहते हैं, जो ट्रेड नहीं चाहते, तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम होती है। हालांकि पहले ऐसा नहीं था, पहले भारत बहुत बड़ा था। द वेरियस पासेस अक्रॉस द माउंटेन्स, अब देखिए अगर आप माउंटेन्स पे जाएंगे तो वहां पर आपको कई सारे पासेस मिलेंगे। ठीक है। वहां पर क्या है, द वेरियस पासेस अक्रॉस द माउंटेन्स इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड पासेजेस टू द एंशिएंट ट्रैवलर्स। जैसे आप लोग ने सुना होगा, ह्यूनसेंग का नाम सुना होगा, फाहिन का नाम सुना होगा, सब चाइनीज ट्रैवलर्स थे, और कहाँ है, भारत में आए, भारत में एजुकेशन लेने के लिए आए थे। और वो क्यों आ पाए, क्योंकि आप देखेंगे हिमालय पर्वत पड़ता है, तो वहां पर भी कई सारे पासेस पड़ते हैं, तो उन पासेस के थ्रू भारत में आया जा सकता है, और भारत के लोग भी उधर जा सकते हैं। ठीक है। तो ये जो बात कही गई है, वही बात कही गई है कि जो हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं वर्ल्ड के साथ में, वो नए नहीं है, पहले से ही चलते चले आ रहे हैं। ठीक है। लेकिन आप ओशन से अगर कॉन्टैक्ट देखेंगे, पहले ओशन मैरीटाइम कॉन्टैक्ट इतना आसान नहीं था, क्योंकि पहले टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा नहीं थी। ठीक है। तो ये सब बातें कही गई हैं। इसके बाद देखिए क्या कहा गया, स्पाइसेस, मसलिन एंड अदर मर्चेंडाइज। तो कई सारे यहाँ आइटम्स दिए गए, जैसे स्पाइस हो गई, मसलिन मतलब कपड़े वपड़े हो गए। ठीक है। और भी कई सारे मर्चेंडाइज हैं जो क्या होते थे, भारत से अलग अलग कंट्रीज तक जाते थे। आपको पता होगा जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत में, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1600 में आई थी। ठीक है। आ तो 1598 में ये लोग गए थे, लेकिन 1600 अप्रोक्सीमेटली मान के चलते हैं ये आए थे। तो किस काम के लिए आए थे, यहाँ पर ट्रेड करने के लिए ही तो आए थे।
ठीक है, ट्रेड करने के लिए ही ये लोग आए थे यहाँ पर, और क्योंकि ट्रेड करने के लिए आए थे, बाद में इन लोग को लगा कि यहाँ पर ट्रेड से ज़्यादा जरूरी है कि शासन किया जाए, तो शासन करने लग गए। तो ये सारी बातें यहाँ पर कही गई मेनली, ये तो आप हिस्ट्री में ये सब चीज़ें पढ़ते होंगे। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो ग्रीस के लोग हैं, जो ग्रीक के लोग हैं, उनका स्कल्पचर भारत में देखने को मिलता है। ठीक है, आर्किटेक्चरल जो स्टाइल है डोम की वो देखने को मिलती हैं, वेस्ट एशिया के मिनारेट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि भारत की चीज़ें बाहर तो गई हैं, और ऐसा नहीं है कि केवल भारत की चीज़ें ही बाहर गई हैं, बाहर की मतलब और भी वर्ल्ड की कंट्रीज की चीज़ें भी भारत में आई हैं, चाहे वो आर्किटेक्चर के फॉर्म में हो, चाहे स्कल्पचर के फॉर्म में हो, मिनारेट्स के फॉर्म में हो, तो ये रहा है। इसके बाद बात करते हैं इंडियाज नेबर की। ठीक है, इंडियाज नेबर मतलब हमारे आसपास में जो पड़ोसी देश हैं उनकी बात हो रही है। तो इंडिया ऑक्यूपाई एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया, भी आपको बताया था, एशिया के साउथ पोर्शन में पड़ता है हमारा प्यारा भारत। इसमें अगर आप देखेंगे बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, बहुत स्ट्रेटेजिक पोजीशन है हमारे पास। आप देखेंगे तो सब कुछ है। क्या सब कुछ? हमारे पास कोस्ट लाइन भी है, हमारे पास माउंटेन्स भी है, हमारे पास प्लेट्यू भी है, हमारे पास कोस्ट मतलब एक तरीके से प्लेन्स भी हैं बड़े बड़े। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाए तो भारत में कहीं ना कहीं बहुत अच्छा एक ये कह सकते हैं कि लैंडफॉर्म, बहुत अच्छे लैंडफॉर्म भारत में पाए जाते हैं, और कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन में भारत है। ठीक है, कि किसी भी कंट्री के साथ कांटेक्ट करना है तो आसानी से कर सकता है। इसके बाद देखिए क्या कहा गया, इंडिया है 28 स्टेट्स। तो ये पता होगा कि भारत में 28 स्टेट्स हैं इस समय, और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1947 से पहले की बात कही गई है, तो यहाँ पर देखिए क्या था कि केवल 2 तरीके के स्टेट हुआ करते थे। ठीक है, एक तो ऐसे प्रोविंसेस होते थे, एक ऐसे स्टेट्स होते थे जिन पे कौन नियम बनाता था, मतलब जिन पे रूल कौन करता था मेनली, तो प्रिंसली स्टेट्स होते थे, जिनको प्रिंसली स्टेट्स कहा गया है। और एक ऐसे प्रोविंसेस होते थे जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स डायरेक्टली जिन पे रूल करते थे। ठीक है, और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स होते थे उनको अपॉइंट कौन करता था? उनको अपॉइंट करता था वॉइस रॉय। ठीक है, तो प्रिंसली स्टेट्स होते थे और साथ ही साथ ऐसे प्रोविंसेस होते थे विच वर रूल्ड बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स। तो पहले इस तरीके के 2 स्टेट्स हुआ करते थे। प्रिंसली स्टेट में आप देखेंगे तो जैसे अवध हो जाएगा, ठीक है, अवध के बाद आप देखेंगे हैदराबाद हो जाएगा, जूनागढ़ हो जाएगा, बहुत सारे थे। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आप देखेंगे तो 600 प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे। इसके बाद बहुत सारे ऐसी भी जगह थी, बहुत सारे ऐसे प्रोविंसेस थे जो ब्रिटिश जिस पे रूल करते थे, या ब्रिटिश ऑफिशियल जिस पे रूल करते थे। ठीक है, इसके बाद देखिए 2 बात और थोड़ी सी कही गई है कि प्रिंसली स्टेट्स के बारे में क्या बताया गया है कि प्रिंसली स्टेट्स वर रूल्ड बाय लोकल हेरिडिटरी रूलर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोकल रूलर्स होते थे, ठीक है, जो उनके मतलब बच्चे अच्छे होते थे, वही क्या करते थे, उन प्रिंसली स्टेट्स पे रूल करते थे। हु एक्नॉलेज सॉवरेनिटी इन रिटर्न फॉर देयर लोकल ऑटोनॉमी, मतलब कुछ नहीं है इसमें, ज्यादा ये सब नहीं बताया गया, बेसिक यही आप समझिए कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो कौन उस पे रूल करता था, तो वहाँ के जो लोकल लीडर्स थे वो उन पे रूल करते थे। ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स को मेनली वही वो लोग चलाते थे, उनकी वहां पर सॉवरेनिटी थी। वो सब चीजें आपको थोड़ी सी यहाँ पर पता होनी चाहिए। इसके बाद इंडिया के बारे में थोड़ी सी बात यहाँ पर ये भी करी गई है कि जो लैंड बाउंड्रीज इंडिया के पास है वो किसके किसके साथ है, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा डाउट बच्चों को रहता है, थोड़ा सा बता देते हैं, क्योंकि दूरंद लाइन को लेके बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इस पोर्शन पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पर ध्यान दें, इस जगह पे यहाँ पे एक लाइन है जिसको दूरंद लाइन कहते हैं, DURAND, दूरंद लाइन। ठीक है, अब ये जो दूरंद लाइन है ये किसके किसके बीच में है, तो बच्चे सोचते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, जो कि गलत है। ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में नहीं है, ये जो भारत है ये भारत है। चाहे वो पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है वो बात अलग है, लेकिन वो है तो भारत का ही पार्ट। ठीक है, तो ऑफिशियली जब तक कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव नहीं होता तब तक हम ये नहीं कह सकते कि भारत का पार्ट नहीं है, और भारत का पार्ट है और हमेशा रहेगा। ठीक है, तो ये पूरा पूरा इंडिया है। तो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में जो लाइन है वो कौन सी है, दूरंद लाइन है। तो इंडिया जो बॉर्डर शेयर कर रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर अफगानिस्तान है उसके साथ शेयर कर रहा है, और इधर आप देख सकते हैं पाकिस्तान के साथ शेयर कर रहा है। और ये जो बॉर्डर शेयर कर रहा है वो किधर शेयर कर रहा है, तो नॉर्थ वेस्ट में शेयर कर रहा है। इधर आ जाइए तो इधर आप देखेंगे तो आपको चाइना मिलेगा, तो चाइना के साथ शेयर कर रहा है। ठीक है, और भी बहुत सारी कंट्रीज है, यहाँ पर आपको नेपाल देखने को मिलेगी, यहाँ भूटान देखने को मिलेगा, इधर आप देखेंगे म्यांमार देखने को मिलेगा, यहाँ बांग्लादेश देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से कई सारी कंट्रीज हैं जिनके साथ भारत क्या करता है, अपनी बाउंड्री शेयर करता है। इसके बाद देखते हैं नीचे आके क्या क्या बातें कही गई थोड़ी सी और। ठीक है,
तो देखिए यही बात है, ये हम लोग कर रहे थे। नॉर्थ वेस्ट में जब गए थे, नॉर्थ वेस्ट मतलब इधर की ओर गए, तो क्या देखा था, यहाँ पर चाइना देखा। अब चाइना पहले तिब्बत था पहले, बाद में चाइना ने इसको ऑक्यूपाई कर लिया, तो ऑटोनॉमस रीजन बना दिया इसको बिल्कुल, ठीक है, अपना ही रीजन एक तरीके से बना लिया। नेपाल भूटान आप देखेंगे नॉर्थ में, म्यांमार और बांग्लादेश देखेंगे कहाँ पर, ईस्ट में, ठीक है। साउथ में नेबर्स की बात करी गई तो दो आइलैंड कंट्रीज जो हैं वो हमारे साउथ में नेबर्स हैं, जैसे श्रीलंका है, श्रीलंका बिल्कुल सटा हुआ है भारत से, और मालदीव्स भी है, दोनों दोनों कंट्रीज ऐसी हैं जो हमारे साउथ के नेबर्स हैं, ठीक है। श्रीलंका इज सेपरेटेड, अब देखिए श्रीलंका जो है भारत से सेपरेट होता है और एक नैरो चैनल के थ्रू सेपरेट होता है, और उस नैरो चैनल जो है, ठीक है, वो जो नैरो चैनल बन रहा है वो दो स्ट्रेट, मतलब एक स्ट्रेट है या गल्फ ऑफ मन्नार है, उसके थ्रू बनता है। स्ट्रेट का नाम याद रखिएगा, पाक स्ट्रेट है। ये पूछा जाता है पाक स्ट्रेट जो है वो कौन सी दो कंट्रीज के बीच में है, तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, ठीक है। दिखा देते हैं आपको, आप अगर मैप में देखेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा पाक स्ट्रेट कहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं श्रीलंका, ये जो पोर्शन दिखाई पड़ रहा है ये आपका श्रीलंका है, ठीक है। तो ये जो मतलब थोड़ा सा इन लोगों ने ऊपर बना दिया है, वैसे नीचे होना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ से जो स्ट्रेट है वो आपको दिखाई पड़ जाएगा, दो लैंड मास को जो डिवाइड करता है, या ये कह सकते हैं बहुत पतली सी वाटर बॉडी होती है जो दो लैंड मास के बीच में जाती है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, स्ट्रेट कहा जाता है। तो वही स्ट्रेट यहाँ पर दिया गया है, तो बिल्कुल नैरो है ये, ठीक है। इसी तरीके से गल्फ ऑफ मन्नार भी किसके किसके बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में है, ठीक है। वाइल मालदीव्स आइलैंड की बात अगर करी जाए, सिचुएटेड साउथ ऑफ लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप हमने देखा था, लक्षद्वीप किधर था, लक्षद्वीप इस तरफ था यहाँ पर। तो लक्षद्वीप के साउथ में अगर आप देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, मालदीव्स मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात बताई गई, स्कूल भुवन। अब स्कूल भुवन जो है, अगर आप इसको नेट पे सर्च करेंगे तो ये मैप आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। मैप बेस्ड लर्निंग अगर आप चाहते हैं तो स्कूल भुवन ऐप भी है इसका, या अगर आप देखेंगे तो इसको यूट्यूब उस पर भी आप चेक कर सकते हैं, गूगल पे भी, ठीक है, जिससे आपको मैप के बारे में पता चलेगा, मैप कैसे भारत का है, किस तरीके से भारत में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, कहीं ना कहीं आप इसमें पढ़ सकते हैं स्कूल भुवन पे, ठीक है। तो ये पूरा पूरा कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट लेक्चर था जो हम लोग ने डिस्कस किया। इसमें सारे पॉइंट जो पहले चैप्टर से रिलेटेड है वो कवर हो गए हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग जितने भी और भी चैप्टर्स हैं उसके जितने भी नोट्स होंगे वो लगातार लाते रहेंगे। तो अगर आप लोग को अच्छा लगता है वीडियो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।